चपाटी, दिस इज वैष्णवी राठौर, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, राइट। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी है तो देख लेना जाके, ठीक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया और एक बेहतरीन चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5 विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो शुरुआत कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर का जो नेम है उसका मीन, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें चैप्टर का जो नेम है उसका मीन क्लियर होगा ना, तो हम चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वरना यार पता है बीच में जाके हम कहीं खो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है पढ़ क्या रहे हैं, आगे क्या होगा, पीछे क्या पढ़ा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इन जनरल पूरे चैप्टर की एक बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ही चैप्टर के नेम से ही, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। जो यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है आपको पता तो हो गई, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, राइट, उन्हीं को बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स, समझे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, O2 क्या एक मॉलिक्यूल है जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना है भाई, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें दो एटम्स है, जब दो एटम्स सिमिलर एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एलिमेंट का फॉर्म करते हैं। अब एलिमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं भाई, आपके एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो आपके मेटल हो सकते हैं, राइट, वो आपके नॉन मेटल्स हो सकते हैं भाई, समझे, और वो आपके मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। अब ये मत कहना कि मैम मेटलॉइड क्या होता है ना, वही तो पता ही होगा भाई, और नहीं पता तो सुन लो, बताना तो पड़ेगा ही। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, बट यस इन जनरल बता देती हूँ आपको कि मेटलॉइड बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दोनों मतलब कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब कि मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, समझे। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं आपके मेटलॉइड। तो एलिमेंट क्लियर हुआ कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए होते हैं, वो आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड हो सकते हैं, ठीक। तो मैम हमें एलिमेंट तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, राइट, ये इंपॉर्टेंट करता है, ये मैटर करता है, राइट। तो देखो अभी आप इस वर्ड को भूल जाओ, पीरियोडिक, या फिर काफ़ी वियर्ड वर्ड लग रहा है ना, तो इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। अभी आप बस इसको पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट को हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। ओ मैम अब कुछ क्लियर हुआ है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, समझे ये बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना। अब यहाँ पे क्या क्लासिफाई करेंगे, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। लेकिन अब बात आती है किस वे में क्लासिफाई करेंगे, है ना, किस वे में क्लासिफाई करेंगे। तो वो जो वे होगा वो होगा आपका पीरियोडिक, क्या समझे, वो वे होगा पीरियोडिक। चलो मैम ये तो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यार ये पीरियोडिक क्या है, ये पीरियोडिक क्या है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि पीरियोडिक क्या होता है। जरा पीरियोडिक को समझो, एक डेफिनेशन लिखूं क्या, कोई भी चीज़ अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक या फिर पीरियोडिसिटी। तो एनीथिंग which repeats after certain equal interval of time, or we can say certain interval of time, equal लिख देती हूँ, certain equal interval of time। क्या समझे, कुछ नहीं समझे मैम, कुछ नहीं समझे ना,
लेकिन हम समझाएंगे। पता है जब मैं क्लास 10th में थी ना और मैंने जब फर्स्ट बार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा था तो मुझे क्लास ये तो समझ में आ गया था कि हाँ इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और वो आपके जो डॉर्विनियस क्लासिफिकेशन होता है, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन होता है। वेट, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, डोंट वरी, अभी मैं इसको बताऊंगी डॉर्विनियस ट्राइड क्या होता है और न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या है, एवरीथिंग, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे पीरियोडिसिटी का वर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आता था, समझे। इसको मतलब जब मैं अपने टीचर से मैंने पढ़ रही थी तो मैंने उसको 2-3 बार इसको एक्सप्लेन करने को कहा, तब मुझे जाके हाँ कुछ क्लियर हुआ। लेकिन फिर भी मतलब कि ऐसा ही रहा, फिर मैंने खुद समझा तब जाके मुझे पीरियोडिक वर्ड आखिरकार क्लियर हुआ। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको सिर्फ एक ही बार में आज आपने वीडियो देखा और आपको पीरियोडिक वर्ड होल लाइफ याद रहे, ये मैं चाहती हूँ, समझे। तो पीरियोडिक को समझो कि एनीथिंग विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ एक और बात भाई, आज है 1 जनवरी, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। यू नो व्हाट, मैं चाहूँगी कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो 2022 में किसी कारणवश नहीं पूरे हो पाए हैं तो आपके ये सारे ड्रीम्स इस साल ज़रूर पूरे हों, राइट। आपका बोर्ड है भाई 10th क्लास 2023 बेसिकली, तो मैं चाहूँगी आपके अच्छे रिजल्ट आएँ एंड यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। ओके, तो आज हम पहले पीरियोडिक को समझ लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रही हो तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 जनवरी, क्या एक बात मुझे बताओ, 1 जनवरी आप ये कोई आज ही मतलब कि 1 जनवरी सिर्फ आपने आज ही सेलिब्रेट किया है या फिर आप पिछले साल भी कर चुके हो, उससे पिछले साल भी कर चुके हो ना, तो 1 जनवरी का आना पीरियोडिक चेंज है। मतलब हर 12 साल बाद 12 मंथ बाद 1 जनवरी आती है, जनवरी मंथ आता है, तो वो क्या हो गया, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद वो रिपीट कर रहा है खुद को। हर मतलब अब देखो साल तो नहीं आती, 2023 ये तो रिपीट नहीं होगी, निकल गई तो निकल गई, लेकिन इसमें जो मंथ होते हैं ना, इसमें जो मंथ होते हैं भाई ये रिपीट कर जाते हैं। जनवरी हर साल आता है, फरवरी हर साल आता है, मई हर साल आता है, जुलाई हर साल आता है, दिसंबर हर साल आता है, राइट। ये जो मंथ्स हैं हर साल रिपीट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक और वी कैन से पीरियोडिक चेंज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं वीक का, ये तो बात कर ली ईयर के बारे में, राइट। वीक में आपका देखो, इसको समझो जरा सा, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है और सैटरडे आता है भाई, संडे भी आता है, ठीक। अब देखो हर ये एक पर्टिकुलर वीक में आपके ये डेज आते हैं, राइट। तो ये डेज हर वीक में आते हैं। अब मान लो एक वीक जो निकल गया वो कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये रिपीट करते हैं। आपकी मम्मी घर में फास्ट वगैरह रहती होंगी, हो सकता है कोई मंडे को रहता है, कोई थर्सडे को रहता है, राइट। तो भाई उसके हिसाब से वो हर वीक में उनका फास्ट आता है, उनका जो व्रत है वो आता है, तो वो क्या हो गया, एक पीरियोडिक चेंज हो गया और वी कैन से एक पीरियोडिक हो गया, मतलब कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट हो रहा है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट हो रहा है। मंडे का आना पीरियोडिक चेंज, ट्यूसडे का आना पीरियोडिक चेंज, समझे। हर साल गर्मियों में आम आते हैं भाई, हर साल गर्मियों में पेड़ों पे आम आते हैं, लेकिन वो आम क्या आपको सर्दियों में मिलते हैं? अब हाँ वो बात अलग है कि मार्केट में मिल जाते हैं, बट इन रियलिटी क्या होता है कि पेड़ों पे आम तो भाई गर्मियों में ही आते हैं, पेड़ों पे आम तो गर्मियों में ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आम का आना इज़ योर पीरियोडिक चेंज, समझे भाई। ये तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से रिमाइंड करके देखो, बट इन रियलिटी मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर हो गया। मतलब किसी चीज़ का सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होना पीरियोडिक चेंज कहलाता है, किसी चीज़ का सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होना पीरियोडिक चेंज कहलाता है, समझे। अब देखो, अब एलिमेंट के टर्म्स में बात करते हैं। एलिमेंट में क्या किया कि आपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया,
क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने का मतलब समझो यार, क्लासीफाई में ग्रुप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका A B C D E F G H I, ये मैं कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख रही हूँ, ये बेसिकली आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि आपको इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना, तो क्लासीफाई से क्या मतलब होता है ये समझो जरा। आपने क्या किया, आपने देखा कि ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन, राइट। मतलब कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया, हाँ क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप करना, राइट। एलिमेंट्स को आपने ग्रुप किया, ग्रुप किस बेसिस पे किया, सिमिलैरिटी के बेसिस पे किया। अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझो, मतलब आप एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, समझे। अभी और अच्छे समझो जरा। लेट्स से ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ और ये नाइन्थ, ठीक। खिचड़ी पक गई ना, खिचड़ी पक गई है। वेल इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। टन टन, चलो वेरी गुड। नाउ ये 3 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अब इनको एक सीक्वेंस में लो। ये A 1 2 3 4, हर फोर्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मतलब A के बाद फोर्थ एलिमेंट आ रहा है वो सिमिलर, D के बाद जो फोर्थ आ रहा है वो सिमिलर एलिमेंट, मतलब ये जो आपका बना ये वाला एलिमेंट ये आपको ग्रुप कर दिया, और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक। मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी हैं वो रिपीट करेंगी। क्या करेंगी, प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आप क्लासीफाई करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द basis of property, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आप क्लासीफाई कर रहे हो, तो मतलब कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करेंगी। क्या करेंगी, रिपीट करेंगी, तो उसी को तो बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओह समझ में आ गया मैम, वाह दैट्स ग्रेट। तो भाई हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कि जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, राइट। और उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया है उसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम मूव करते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई क्यों हमें ज़रूरत पड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। देखो सबसे पहली बात ये है, आपको पीरियोडिक वर्ड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं क्या करूँगा। देखो अभी हमें चैप्टर में बेसिकली पढ़ना ही हमें यही है ना, कि चैप्टर में क्या पढ़ना है कि सबसे पहले कि साइंटिस्ट ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, फिर कौन से साइंटिस्ट है जिनका क्लासिफिकेशन हमने एक्सेप्ट किया, राइट। तो क्लासिफिकेशन के बारे में टेंशन मत लो, बस अभी इतना समझो कि हम लोग एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है एलिमेंट को क्लासीफाई करने की। हम सिंपली पढ़ लेंगे बेटा, नहीं पढ़ सकते। पता है क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नेचर में ना 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं भाई, अरे ओ साभा कितने आदमी थे भाई, 118 एलिमेंट्स, समझे। 118 एलिमेंट्स थे। अब 118 एलिमेंट्स को पढ़ना ईजी तो नहीं है मैम, हमसे तो एक की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जा रही, 118 की कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। दिक्कत वाली बात है ना। इसीलिए तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन के बिना अगर हमने पढ़ने की कोशिश की तो हम पागल हो जाएंगे, है ना। आप भी हो सकते हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को क्लासीफाई करना पड़ेगा। आई होप आपको इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई है तो आप महान आत्मा हो, मतलब आप चाहते हो कि मैं 118 एलिमेंट को पढ़ूं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, समझे। अभी इन 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हाट,
मतलब कि हमने फालतू में 94 में जितने माइनस कर दो 118 में कितने होंगे बताओ, 118 में अगर आप 94 का माइनस कर दोगे तो जो आपके एक्स एलिमेंट आएंगे, खैर मैं कर ही देती हूँ, क्यों नहीं, नाक कटाने पे तुल्ली पड़ी हूँ। सो ये 4 हो जाएगा एंड 10 11। हे भगवान, इनको इतनी नहीं आती, चलो कोई बात नहीं भाई। 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं भाई। रिमेन 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 24 एलिमेंट्स जो हमने खुद बनाए हैं, समझे, अपनी लैब में। अपनी लैब में नहीं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, हम तो बस पढ़ा रहे हैं, समझे ना। तुम हम पर ही हावी हो जाओ। ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल है। और ये आपके सिंथेटिक हैं भाई, ये लैब में क्रिएट हुए ना, इस वजह से। मैम मतलब 94 यार सही थे, चलो कुछ तो कम हुए थे, 24 तो कम हुए थे, साइंटिस्ट ने बढ़ा क्यों दिए? अरे भाई कितनी आपके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनते हैं, तो मतलब ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जो हमें ज़रूरत थे, इसलिए हमने बनाए, राइट। तो देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पढ़ो। इम्पॉर्टेंट ये है कि 94 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और आपके 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके सिंथेटिक है, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आसान है तो आसान नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। रीज़न समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे मेरी प्यारी बच्चा पाती, मेरी पागल बच्चा पाती, समझ तो गए होगे। चलो तो इतना क्लियर हुआ है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों ज़रूरी है, राइट। तो अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अभी तो मीन क्लियर हुआ है, अभी तो इसको मैं रफ क्यों कर रही हूँ, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेचुरल, ओह शिट, क्या किया मैंने, हम डस्टर था तब भी। नेचुरल, नेचुरल, सिंथेटिक, ठीक है। क्या बता रही थी? हाँ, ये बता रही थी कि एलिमेंट्स में तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, राइट। सबसे पहले तो हम ये तो जान ही लिया है ना कि एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये जाननी है कि सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? कौन थे वो महान आत्मा जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है? यही सोच रहे होगे ना, कौन था वो इंसान, मैं बताओ अभी उसका कत्ल कर दें, ऐसा सोच रहे हो? भाई ऐसा मत सोचो, उन्होंने तो बहुत आपकी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमें क्या करना हो, ऐसे बता हमारे बच्चे आएंगे आखिर, आप जैसे लोग ये कैसे पढ़ेंगे, उन्होंने ऐसा सोचा, इसी वजह से उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन था। नाम क्या है? डॉर्मेनियर, 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 ठीक है। तो डॉर्मेनियर वाला फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये सोचा कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना डॉर्मेनियस ट्राइड दे दिया। डॉर्मेनियस ट्राइड, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ट्राइड क्या है, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल चिल्ड रहो, एकदम चिल्ड। अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको, मतलब इतने डिटेल में बता दूंगी आपको कि मतलब आपको इस वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट खोल के देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। दैट्स राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉर्मेनियस क्लासिफिकेशन। लेकिन यार ये साइंटिस्ट ने काम तो बहुत अच्छा किया, मतलब एलिमेंट को क्लासीफाई किया, बहुत अच्छा वाला काम किया, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन जो था ना वो कुछ एलिमेंट्स पे ही लागू हुआ, बाकी सब पे फेल हो गया। ओह माय गॉड, काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ होगा ना, मैं भी, आप भी। लेकिन ये महान आत्मा फेल हो गए, लेकिन आप तो बहुत खुश हो रहे होगे, कह रहे अच्छा हुआ, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना, अच्छा हुआ इसका ट्राइड फेल हो गया, बट ऐसे सोचते नहीं है। सेकेंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। भाई न्यूलैंड इतना बड़ा नाम है क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा नाम नहीं है भाई, न्यूलैंड नाम है सिर्फ। क्या नाम है? न्यूलैंड। न्यूलैंड एक सेकेंड साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं डॉर्मेनियस सर, आपका क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम अपना क्लासिफिकेशन देते हैं, उसको थोड़ा मानिए। बट ये थोड़ा सिंगर टाइप का था, इसे गाने सुनना बहुत पसंद था, इसने कहा मैं केमिस्ट्री में गाना घुसेड़ दूंगा, और उसने ऐसा ही किया, केमिस्ट्री में गाना घुसेड़ दिया, और उसकी वजह से उसने अपना एक लॉ दे दिया, इसको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और मतलब गाने से क्या रिलेशन है इसका? गाने से ये रिलेशन है कि उसने गाने के बेसिस पे ही बता दिया कि आप एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में प्रॉपर्टी रिपीट होगी। लेकिन यार केमिस्ट्री में गाना,
केमिस्ट्री कहती है आई डोंट लाइक सॉन्ग, सो इसको दूर रखो मुझसे। और इनका भी क्लासिफिकेशन जो था ना वो फेल हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाई इनका भी क्लासिफिकेशन जो था फेल हो गया। फिर आए तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीव। भाई ये इंसान ऐसा था जिसने बहुत दिमाग वाला काम किया। इनकी तरह नहीं, न्यूलैंड की तरह नहीं, कुछ भी इसने दिमाग वाला काम किया। इसने ही तो मेन पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, तो ये उनका काफ़ी काम अच्छा था, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे रहे कि जिनकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया बट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ये तो पता ही होगा, एटम में एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, पता है ना कि नहीं पता है? पता होगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला के एटॉमिक मास बनता है, राइट? तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। कैसे क्लासिफिकेशन किया कि मतलब कि छोटे से लेके बड़ा, मतलब कि जिसका कम एटॉमिक मास हो उसको पहले रखा, फिर उसके बाद फिर जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास हो उसको लास्ट में रखा। ऐसे क्लासिफिकेशन किया, बट इनका भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया बताते हैं, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। भाई देखो, इनका क्लासिफिकेशन बच्चा इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इनको क्लासिफिकेशन करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इन क्लासिफिकेशन करना चाहिए था, बट इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। दैट्स वाई इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। अब क्यों? मैम इतना दिमाग लगाया था, क्या ये बंदा ये दिमाग नहीं लगा सकता था कि एटॉमिक नंबर भी चीज़ होती है कोई? यही तो प्रॉब्लम थी, उसके टाइम पे एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ थी नहीं। दैट्स वाई उसको इसने एटॉमिक मास ही रखा अपना बेस क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ओह सो सैड। फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मॉसले। इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया। इन्होंने बोला कि मेंडलीव सर आप बिल्कुल सही हो, यू आर वेरी राइट, बट थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर लिखो, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखो। फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन, इन्होंने ही बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और इन्हीं का क्लासिफिकेशन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। समझे कि नहीं? आई होप समझ गए होगे, राइट? तो भाई अब जब हेनरी मॉसले ने पीरियोडिक लॉ दे दिया तो कुछ साइंटिस्ट आए, बोहर ब्यूरी, राइट? इन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया। क्या निर्माण कर दिया? एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया, और उसी पीरियोडिक टेबल को हमें पढ़ना है, और वही है बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन, राइट? तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैसे एलिमेंट्स को आपने क्लासीफाई किया है, राइट? कौन से एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन से डिसिमिलर शो करते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चैप्टर। गॉट इट? नाउ अब हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट करता है ना, समझे? पहले तो हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, डॉर्विनियस ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देन फिर उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम मूव करते हैं डॉर्विनियस ट्रायड पे और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक क्लियर कराऊंगी, एक आपका डॉर्विनियस ट्रायड होगा, राइट? और एक होगा आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो इन्हीं वीडियो को मैं आप क्या करूँगी, स्प्लिट भी कर दूंगी अलग अलग पार्ट में। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन देखना होगा या फिर डॉर्विनियर क्लासिफिकेशन देखना होगा, सो दैट्स वाई मैं इसको स्प्लिट भी कर दूंगी और उसको कंबाइंड फॉर्म में भी दे दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने सोचा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी इसमें बताओ, प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही मैं करूँगी, समझे? मजाक कर रही हूँ। वेल ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई हम आज इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंडलीव का क्लासिफिकेशन और हेनरी मॉसले का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। देन पीरियोडिक टेबल को हम एक सेपरेट वीडियो, एक थर्ड वीडियो, मतलब 3 लेक्चर में, इन जनरल 3 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। समझ गए? ओके, वेरी गुड। तो भाई अभी हम बात करते हैं डॉर्विनियस क्लासिफिकेशन की, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? वेरी गुड। चलो, अब मेरी प्यारी बच्चा पार्टी को ये तो पता है कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, राइट? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉर्विनियस ट्रायड। और वेट,
यार पता है मैं आपसे बोलती नहीं हूँ ना कि सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, और आप करते भी नहीं हो, है ना। ये मतलब कुछ भी, कोई रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आ रहा है। मैं पता मेहनत कितनी करती हूँ, ये सब मैं जानती हूँ, राइट। तो आपको भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना, करना चाहिए ना, करना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है। तो फटाफट से चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, समझे। तो अब स्टार्ट करते हैं डॉबिनियस ट्रायड। देखो भाई, डॉबिनियस ट्रायड, ये तो क्लियर हो गया, हाँ ये क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड हाँ इनकी भाई फ़ोटो आ रही है, देख लो भाई, प्रणाम करो, राइट। तो भाई यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन करा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें भले फर्स्ट अटैम्प्ट आपका गलत ही क्यों ना गया हो, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट मैटर बहुत करता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था डॉबिनियस ट्रायड, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ही वो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सोचा कि चलो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। इन्होंने सोचा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट्स वाई ये हमें पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, पढ़ो ढंग से, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और एक और चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है कि यू नो व्हाट, आप क्लास 10th में हो प्रेजेंट टाइम में, तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि हमें टॉपर बनना है, राइट, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, है ना, ऐसा आप सोचते होगे। बट इन रियलिटी क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आते हैं। मतलब एक लाइन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। बस आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती है। कैसे पढ़ी जाती है? लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो, उसको समझो, जितनी भी रिएक्शंस थी उनको समझो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप क्लास 11 12th में जाते हो तो आप एनसीईआरटी से बाहर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल उसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, राइट। बट फॉर क्लास 10th आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, समझ गए। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी जो भी नोट्स बनाए हैं वो सब एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे विश्वास रखो यार, आपको खुद पता लगेगा। पता है बच्चों को यकीन नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, तब उन्हें लगता है यार हाँ एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आया नहीं था। और फिर बाद में क्या करते हैं वो बच्चे आगे जाते हैं, और जैसे मैं ना, तो आगे जाते हैं, समझाते हैं दूसरे बच्चों को कि बेटा एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ना, है ना। मैं भी थी अपने टाइम पर, एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी, बाद में थोड़ा हाँ ये टॉपिक ये, फिर उसको एक्स्ट्रा पढ़ती थी। नो, कुछ भी काम नहीं आया। हाँ नॉलेज मिल जाती है, वो बात सही है, बट अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहो, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, है ना, भटक गए थे, भटकना नहीं है ना। डॉबिनियस ट्रायड, देखो डॉबिनियस वाज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा। एंड आई थिंक ये मैं थर्ड टाइम बोल रही हूँ वाली लाइन, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायड के साथ। भाई ट्रायड क्या होता है, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, देखो समझो जरा। ये ट्रायड वर्ड जो है ना, ट्राई से मिलके बना है। ट्राई मतलब तीन, तीन मतलब कि थ्री मतलब कि थ्री से, मतलब डॉबिनियर ने कुछ क्लासिफिकेशन किया, मतलब 3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। ये कैसा क्लासिफिकेशन हो गया भाई? इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया मतलब क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और बोला लेट्स से आपका 3 एलिमेंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। और इन्होंने बोला कि अगर आप अब इनका लेट्स से, अब इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल ए, इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल बी, इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल सी, ठीक है। वेरी नाइस। इन्होंने बोला कि अगर आप क्या करते हो, इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट और वी कैन से एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, तो आपको जो पता है क्या ऑब्टेन होगा। अब इंक्रीजिंग, ओह शिट, वेट अ सेकेंड गाइस, ओह बंद हो जा, शिट कौन है भाई, जस्ट वेट, मैं अभी आती हूँ। वेल फ़ोन कट चुका है। यू नो व्हाट, जब आप ऐसे लेक्चर बना रहे हो फ़ोन आ जाए तो जो गुस्सा आता है ना, समथिंग विच आई कांट टेल यू, बट होता है कभी कभी। खैर मैं आपको क्या बता रही थी कि आप क्या करो, 3 एलिमेंट्स को उठाओ और उन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पर, राइट, उनको अरेंज करो, है ना। क्या करो, उनको अरेंज करो। तो आपको मिडिल एलिमेंट जो होगा, आपका मिडिल एलिमेंट यहाँ पे कौन सा हुआ, आपका मिडिल एलिमेंट हुआ यहाँ पर आपका बी, राइट।
दिस इज योर मिडिल एलिमेंट। तो ये जो बी होगा ना, ये बी होगा, ये इक्वल होगा ए प्लस सी प्लस हाफ। मतलब कि अगर आप इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दो और उसका एवरेज निकाल लो तो वो उसके इक्वल होगा, नियरली इक्वल होगा। लेट्स से अभी जो इसका एटॉमिक बी आया है तो हो सकता है इसमें इसका एटॉमिक मास B.2 समथिंग हो, या फिर हो सकता है बी हो, राइट। तो ये बताना चाह रहा है, मतलब कि डोमिनियस ट्राइड बोलता है कि आप 3 एलिमेंट्स लो और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, तो जो मिडिल एलिमेंट होता है ना वो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होता है। समझे, ये बताना चाहता है ये लॉ। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, इनकी जो गाथा लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं, राइट। तो डोमिनियस ट्राइड, डोमिनियस एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1917 लिखा हुआ है, 1817, ठीक है। 1817 में इन्होंने क्या किया, ये जो क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया भी। इन्होंने अपना डोमिनियस ट्राइड या 1817 में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, वही बात है लिखी भी हुई है। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। देखो इसकी जो बेसिकली क्या बोला चाहिए, इसकी थ्योरी है वो बहुत इजी है, राइट। तो इन्होंने ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। अब सिमिलर प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये है कि केमिकल और फिजिकल, कि भाई केमिकल और फिजिकल इन प्रॉपर्टीज से हमारा तात्पर्य है, समझे। तो मतलब इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। उन एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया, क्या बनाया, ग्रुप बनाया। फिर इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अरेंज करा। ही अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने अरेंज कर दिया, राइट। फिर ही फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल एलिमेंट था, जो आपका मिडिल एलिमेंट था, उसका जो एटॉमिक मास था ना वो रफली और नियरली इक्वल था 2 एलिमेंट्स के। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे, उनका एवरेज निकालोगे तो उसके इक्वल था, समझे। अब थोड़े एलिमेंट्स देख लेते हैं ना तो अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, या फिर एग्जांपल बता दूं। क्या करूं बताओ, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खिचड़ी ना पकाए। ले लिया, वेरी नाइस। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, राइट। तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम एंड योर पोटेशियम, राइट। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं क्या करती हूँ, पेन चेंज करती हूँ तब तक, वेट। बताओ क्या होता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, तेज बोलो। 7, वेरी गुड, 7 होता है ना। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। नहीं, हम सोडियम को निकालेंगे, हम सोडियम का निकालेंगे, ओके ना। पोटेशियम का आपका 39 होता है। तो अब हमें ये, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मुझे बता दो भाई सोडियम का एटॉमिक मास। तो आपने क्या किया, आपको डोमिनियस ट्राइड हिट किया दिमाग में, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जब ये डोमिनियस ट्राइड याद आया तो आपने क्या किया, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लिया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लिया, मतलब कि 7 + 39 डिवाइड बाई 2। तो आपको जो ऑब्टेन हुआ वो क्या ऑब्टेन हुआ, आपको इसमें मिला 46 और ये 2, राइट। तो जब इसको आपने कट किया तो आपको 23 मिला, आपको 23 मिला। तो ये 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मिल गया। और यही तो है डोमिनियस ट्रायड, कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो सोडियम के एटॉमिक मास या फिर जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास के नियरली, या फिर हो सकता है इक्वल भी हो, ठीक है, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट लाइक सोडियम। तो 23 निकल आया, समझे। ये बताने की कोशिश कर रही थी। अब 2 और ट्रायड आ गए हैं, इनको देखो जरा सा। एक का आंसर आपको मैंने निकाल के दे दिया, बट थर्ड का आंसर आपको खुद निकालना होगा। और यही ट्रायड्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये तो क्लियर हो गया कि डोमिनियस ट्रायड क्या था और इसके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए ना। अब बारी आती है कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम इनकी क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अभी आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लो,
है ना, क्योंकि मैं इसको रफ करके एक इसकी लिमिटेशंस लिख दूँ। पता है मैं लिखती क्यों, उसका मेन रीज़न ये है कि आपके लिए ईजी हो जाए। पता है मैं थोड़ा सा स्लो हूँ लिखने में, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इसको लिख दूँगी। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगेन ना बच्चों पार्टी, अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस के बारे में कि डॉर्विनियन स्ट्राइड की लिमिटेशन क्या होंगी। देखो ये लिमिटेशंस कौन साइंटिस्ट होते हैं जो जनरली देते हैं, जनरली वो साइंटिस्ट देते हैं जो अपोजिट में होते हैं। अब देखो डॉर्विनियन अपना ट्राइड दिया होगा तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो उनकी साइड में होंगे, कुछ अपोजिट में होंगे, राइट। तो साइड वाले साइंटिस्ट क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे होंगे डॉर्विनियन से कि वाह डॉर्विनिया तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। अब डॉर्विनिया बी लाइक yeah, it's my pleasure, thank you so much, I'm so much intelligent, right। मैं पास्ट में चली गई हूँ, दैट्स वाई, है ना। तो आपको साइंटिस्ट अपोजिट में होंगे, अब वो कह रहे होंगे दया कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार कैसे कोई ट्राइड के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता है एलिमेंट्स को। एक काम करो, सारे एलिमेंट को जज करो और देखो क्या इसका क्लासिफिकेशन सब पे वैलिड हो रहा है। भाई डॉर्विनियन गेटिंग शॉक्ड कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मेरे ट्राइड पर शक कर रहे हैं, मेरे ट्राइड पर। लेकिन साइंटिस्ट हम शक नहीं कर रहे, हम जानना चाहते हैं क्या तुम्हारा ट्राइड एकदम सही है या फिर नहीं सही है। डॉर्विनियन चेक कर लो चेक, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन किस्मत खराब थी उस वक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉर्विनियन ट्राइड था 1800 के राउंड आया था ना, 1800 के राउंड। तो उस वक्त कुछ 31 एलिमेंट्स थे नेचर में, ठीक है। लेकिन इनका जो ट्रायड था ना इनका जो ट्रायड था वो सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए। अब 3 ट्रायड बना पाए मतलब कि 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट पर ही इनका ट्रायड लागू हुआ, फेल। वाह अपोजिट वाले जीत गए भाई, खुशी जश्न मना रहे हैं, कह रहे भाई डॉर्विनियन तो गया। अब डॉर्विनियन सोचा हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, ये कौन सा वर्ल्ड है, कौन से लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता। अब साइड में जो गए, साइड वाले तुरंत भाग लेते हैं कि भाई चलो हो गया इसका, तो हमें नहीं फंसना है, राइट। ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो यार, भले इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो तो कम नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा, राइट। सो दैट्स वाई इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लिमिटेशंस देख लो जरा भाई, देखो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि डॉर्विनियन कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। भाई बेचारे 3 ही ट्राइड बना पाए, मतलब कि 3 ट्राइड बोले तो 9 एलिमेंट्स, 31 एलिमेंट थे, मतलब 9 पे ही वैलिड हुआ इनका जो लॉ था और फ्रीक्वेंसी ट्राइड था, ठीक है। हैंस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड was not found to be यूजफुल नहीं फाउंड हुआ। क्या यूजफुल था, 3 बस 3 को क्लासिफाई कर पाए, हमें तो 31 और 31 क्या भैया, आज की डेट में तो 118 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। हम थोड़ा शॉक क्यों हो गए, क्योंकि पता 118 मैंने सोच बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, बट इन रियलिटी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, राइट। तो 118 एलिमेंट्स अब तो आ गए हैं नेचर में, ये 1800 से लिंक नहीं है, ठीक है ना। बता रही हूँ कि 80 अब की बात, करंटली बात कर रही हूँ, 2023 चल रही है, राइट, 2023। अभी तो हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो इनका क्लासिफिकेशन तो फुस हो गया, राइट। तो अब बारी आती नए साइंटिस्ट की जिनका नाम है न्यूलैंड, ठीक है। तो उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ने में मज़ा आया होगा, राइट। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने क्लास 10th में बनाए थे, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फटाफट से जाओ और चैनल को ज्वाइन करो, जाओ, ओके। तो भाई अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। यस, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिस्कस करते हैं। देखो भाई, ये जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, अच्छा डॉर्विनियन क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया। अब जो अपोजिट वाले टीम के थे, अब उन्होंने कहा कि चलो अब हम अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो हमारा क्लासिफिकेशन, डॉर्विनियन तो फ्लॉप, राइट। अब बात आती है न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड ने क्या बोला
कि पहले न्यूलैंड के बारे में बता देते हैं कि न्यूलैंड जो थे, मतलब ऐसे ही नॉलेज नहीं दे रही हूँ, न्यूलैंड को गाना गाना बहुत पसंद था भाई, उन्हें गाना सुनना, और हिंदी क्या बोलना चाहिए, बॉलीवुड, राइट, बॉलीवुड के तो दीवाने थे आपके न्यूलैंड सब, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में एक लाइन होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट, होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, सा रे गा मा पा धा नी, आप ऐसे लिखो। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने कहा आप 7 बेसिकली क्या बनाओ, ग्रुप बनाओगे, 7 ग्रुप बनाओगे, और उन ग्रुप का नाम क्या दोगे, सारा, क्या बोल रही हूँ मैं, सिंगर न्यू, ठीक है ना। तो ये मैं सोचना कि मैम अच्छा गा पाती हैं, तो बेसिकली सा रे गा मा पा धा नी सा इन्होंने उस पर क्लासीफाई कर दिया। अब इन्होंने बोला कि आप क्या करो, एलिमेंट को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हम सब एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा उनके टाइम पर एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी, एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी। दैट्स वाई उन्होंने एटॉमिक मास को अपना क्राइटेरिया लिया था। एटॉमिक नंबर के बारे में उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। इन्होंने बोला कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करो। जब आप अरेंज करोगे ना एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो आपको क्या मिलेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट की इक्वल होगी जाके, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट के सिमिलर होगी जाके। ये बोलना चाह रहे थे न्यूलैंड। इसी वजह से इन्होंने ये जो सारे का पाधानी लिखवाया, ठीक है। अब 8 एलिमेंट मतलब समझो यार कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। मैम इसमें कुछ तो लोचा दिख रहा है, इसमें हीलियम कहाँ गया, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, हीलियम कहाँ गया। सबसे पहली बात तो ये है, ये एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया है, राइट, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं, है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इनके टाइम पे इनर्ट गैसेस और वी कैन से नॉर्मल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। अब नॉर्मल गैसेस जिन बच्चों को नहीं पता है, समझ लो जरा। नॉर्मल गैसेस जो ऐसी गैसेस होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। अब स्टेबल बोले तो क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, जो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर लेते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो इनका डुप्लेट कंप्लीट होगा या इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट मतलब कि सेकेंड शेल में फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो तो उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब वो देखो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ये आपका एटम है, एटम बोल रही हूँ, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, हाँ। और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये आउटर मोस्ट शेल में अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, फिल है, तो उसको बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट्स का ये इसको डुप्लेट बोलते हैं। और इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल है तो ये स्टेबल होगा। तो ये अगर इफ ये स्टेबल है तो ये हीलियम हो गया, राइट। तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। वहीं आपके जो अदर एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल गैसेस में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या फिर 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस सिर्फ हीलियम के गैस के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है, राइट, ये एक एक्सेप्शन है। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट ये आपको पता होगा, राइट, दैट्स वाई ये एक्सेप्शन है। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट होता है, फिर वो स्टेबल होता है। वहीं बाकी सब अदर एलिमेंट्स होते हैं उनका आपका जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। वेल, नॉबल गैसेस, तो इनके टाइम पे नॉबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, दैट्स वाई हमने हाइड्रोजन के बाद लिथियम लिखा है ना कि हीलियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। तो इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और वो 7 और ये 8, राइट। तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल हो रही है। हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर हो रही है। ये कहना चाह रहे थे न्यूलैंड। इसी वजह से इन्होंने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया।
देखो मैंने टेबल क्यों बनाई है, टेबल बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है ताकि पहले आप टेबल को समझ लो। इस टॉपिक में टेबल को अगर आप समझ गए ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बस थ्योरी क्या है, थ्योरी तो बता ही दूंगी, है ना। एलिमेंट को इन्होंने बोला, पहले तो अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, और फिर बोला कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8th एलिमेंट के इक्वल होगी। सेम थिंग यहाँ पर ऐसे देखो, आप फ्लोरीन से 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन और आपके फ्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सिमिलर होगी। फिर आपका कोबाल्ट एंड निकल, भाई ये अब ये यहाँ पर कहानी आती है एक्सेप्शन की। ये कहानी बेटा एक्सेप्शन की कहानी है, ठीक है ना। क्यों एक्सेप्शन की कहानी है, पहले देखो आप, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पुट कर दिया, एक सेम प्लेस पे। क्या ऐसा कर सकते हो, एक एलिमेंट की एटॉमिक मास दोनों एलिमेंट के सेम हो, इज इट पॉसिबल, बताओ बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास सिमिलर है। वेल अभी आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स ये सब छोड़ दो, भूल जाओ इनको, ठीक है ना। अभी के लिए बताओ, नहीं हो सकते ना, तो उन्होंने कैसे पुट कर दिया। कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत डिफरेंट है यार, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से। हाइड्रोजन क्या है, गैस होती है। फ्लोरीन क्या है, गैस होती है। क्लोरीन क्लोरीन क्या है, गैस होती है, राइट। तो आपका ये तो कोबाल्ट और निकल क्या है भैया, ये तो आपके मेटल है, दे आर मेटल्स। तो इनको आपने कैसे पुट कर दिया, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। अभी बात इतना करो कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है ना, और फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी। वैसे ही आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले लिथियम, लिथियम को अगर आप फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो इसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आई, लेकिन हाँ ओके फाइन फाइन फाइन, यस, यहाँ से एक्सेप्शन कहानी है बेटा, ये वाली एक्सेप्शन कहानी है। वैसे इन्होंने इसको अरेंज किया तो अगेन इन्हें सेम मिला, ये फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो तो ये 8 हो जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर। अगर इसको फर्स्ट कंसीडर करो तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको देखो, अगर इसको फर्स्ट कंसीडर करो तो इसको ये 8 इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्रोमियम था ये एक्सेप्शन, भाई यहाँ से पूरे एक्सेप्शन, मतलब कि इनका इसका जो ट्रायड था ना, ट्रायड बोली ऑक्टेव, ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, समझे। तो ये एक्सेप्शंस बता रही हूँ मैं आपको। अभी हम थ्योरी तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अभी आप इतना याद रखो कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, राइट। और अरेंज करने के बाद इन्होंने बोला कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। सारे गाँव पाधा निशा, ये रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और कैल्शियम तक ही इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुई, उसके बाद सिमिलर नहीं हुई। अच्छा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है क्या इसमें डॉबिनियस ट्रायड आ रहा है, तो आ रहा है, देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये डॉबिनियस ट्रायड है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। एंड हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन का डॉबिनियस ट्रायड नहीं था, दैट्स वाई इनको आपको याद नहीं रखना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए। इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। एक्सेप्शन, अच्छा कुछ चीज़ ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो ये याद रखना कि इनको सेम जगह पे स्लॉट पे पुट कर दिया और इसकी तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही है, तब भी आपने पुट कर दिया यहाँ पर, कैसे, है ना। और मतलब कोबाल्ट और निकल को एक जगह पुट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की टोटली प्रॉपर्टी सिमिलर है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस टेबल का, और थ्योरी लिखिए जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, देन फिर हम मूव करते हैं लिमिटेशन पर। चलो अब बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस, राइट। जैसे अभी डॉमिनेंट का हाल हुआ था कि भाई मैं कहाँ हूँ, किस संसार में हूँ, वैसे इनका भी होने वाला है। और यू नो व्हाट, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए थे। एटलीस्ट डॉमिनियन ने जो ट्राइड दिया था बस ट्राइड दिया, कुछ ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर दी, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर दी थी कि हाँ नेचर में सिर्फ इतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं किया था इन्होंने। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, इन्होंने कहा देखो देखो मैंने म्यूज़िक को केमिस्ट्री में घुसेड़ दिया है, तो मतलब मैं तो एकदम पता नहीं क्या समझने लगे अपने आप को। बट कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ठहरो थोड़ा न्यूलैंड, ज़मीन पे आओ, आसमान में मत उड़ो, है ना, ज़मीन पे आओ और थोड़ा समझो कि कुछ लिमिटेशंस है तुम्हारी इस पीरियोडिक टेबल के बोले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ लिमिटेशंस है, उनको समझो। और जो ख्याली पुलाव पका रहे हो अपने दिमाग में ना, उनको बंद करो। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ी ये है कि तुमने जो टेबल दिए
अगर तुमने ढंग से उसको ऑब्जर्व किया होता ना तो तुम्हें खुद पता लगता कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, मतलब कैल्शियम के बाद कोई एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं रहा है। न्यूलैंड ने कहा अच्छा ऐसा है क्या भाई, न्यूलैंड देख रहा है भी लाइक हो, अब अपने साइड को साइंटिस्ट उनको देख रहा, अपोजिट वाले को देख रहा, अपने को देख रहा, अपोजिट वाले देख, अब क्या करे। उन्होंने बोला अपोजिट वाला साइंटिस्ट बोलते क्या, ठहरो अभी थोड़ा और देखो कि न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड। कि तुमने तो यार क्या बोल दिया भाई, तुमने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और उससे ज़्यादा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि 57 नहीं हो सकते। ऐसा है क्या? आज तो 118 है, कैसे बोल दिया। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि नेचर में सिर्फ 118 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, हमें ना पता हो, है ना। तो ये कहना भी इनका फेल हो गया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पता है, और सुनो, और जो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करे भी तो आए, मतलब 56, 57 हुए, 58 हुए, वो इनके टेबल में तो आ नहीं रहे थे, लागू ही नहीं हो रहे थे। आपको अच्छा एक बात बताओ यार, नोबेल गैसेस जो थी आपकी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है ना। फिर आप उसके अगर नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई, राइट, तो अब आप उनको अरेंज करोगे उनकी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल भी क्यों बोलती हूँ बार बार, दिमाग में वही घुस आ गया है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो उन्होंने टेबल दी थी उसमें अरेंज करोगे तो आपको पता है क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा इनका तो पूरा लॉ ही बेकार हो गया। कोई भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा ही नहीं। ऐसा ही तो होगा, कोई भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, इन्होंने लिथियम को लिखा था। अगर हीलियम को पुट कर दोगे तो आपका जो कौन सा वाला था, हाइड्रोजन, फ्लोरीन था ना, हाँ शायद फ्लोरीन ही था, तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हो, तो नाइन्थ में चला जाएगा, 8th में तो रहेगा ही नहीं, वो तो 9th हो जाएगा। तो इसी वजह से उनका लॉ जो था फेल हो गया, समझ रहे हो ना। थर्ड देखो भाई, he adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements in the same slot। हाँ ओके फाइन। देखो कोबाल्ट और निकल की कहानी याद है, इन्होंने क्या किया, सेम स्लॉट में पुट कर दिया था उनको। मतलब क्या कहने का हुआ सेम स्लॉट पुट करने का, कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली सेम है, बल्कि ऐसा था नहीं था, राइट। और इन्होंने क्या किया, अनलाइक एलिमेंट्स में पुट कर दिया। मतलब कि आप एक तरफ ये बोल रहे हो सर कि अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप है तो इसमें ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, राइट, क्योंकि 8th एलिमेंट में आ रहे हैं, राइट। तो मतलब अगर आप इनकी बात करते हो, हाइड्रोजन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, फिर कोबाल्ट निकल, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो इनकी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस, दे आर नॉन मेटल्स ही गैस है, राइट। लेकिन आपका कोबाल्ट है, निकल तो मेटल है ना, फिर इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हो सकती हैं। दिमाग लगाओ भाई, न्यूलैंड दिमाग लगाओ। साइंटिस्ट बोल रहे हैं न्यूलैंड, ओह नो ये क्या हुआ है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फेल होना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई। इनके तो मतलब पूरे लॉ के धज्जे ही उड़ गई यार, तुम खुद देखो। इनका तो जो उन्होंने बोला भी था ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बाद अगर हीलियम की डिस्कवरी हो जाती है तो इनका लॉ तो पूरा ही फेल हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया। इसी वजह से इनको जाना पड़ा। फिर सीन में आए मेंडलीव, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।